हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुलक। पहले देखेंगे बहुलक क्या है। बहुलक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो बहु का मतलब होता है अधिक या बहुत, और लक का मतलब होता है इकाइयाँ। तो छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर के एक बड़ा अणु बनाती है, उसे ही कहते हैं बहुलक। तो देखेंगे पहले इसकी परिभाषा। जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक बड़ा या बड़ी उच्च अणुभार वाला लंबी श्रृंखलायुक्त अणु बनाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। जैसे मोती होते हैं, एक एक मोती को हम एक धागे में पिरो लेते हैं तो ये मोतियों की एक माला बन जाती है। तो इसमें एक मोती इकाई हो गई और ये मोतियों की माला बहुलक हो गया। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। बहुलक दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा है संश्लेषित बहुलक। पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक। इसकी भी परिभाषा हो जाएगी। वे बहुलक जो प्रकृति से सीधे ही प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर, रेजिन, और भी कई है, लेकिन यहाँ हम केवल प्राकृतिक रबर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं, प्राकृतिक जो रबर है वो एक वृक्ष के द्रव से प्राप्त होता है। उस द्रव को बोलते हैं रबर क्षीर या लेटेक्स। प्राकृतिक बहुलक का या प्राकृतिक रबर का एकलक होता है आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। देखते हैं कैसे बनाया जाता है प्राकृतिक रबर। आइसोप्रीन का फॉर्मूला लिखेंगे। ये हो गया आइसोप्रीन। इसका जब बहुलीकरण करेंगे, यहां लिखेंगे बहुलकीकरण या बहुलीकरण, एक ही बात है। तो ये बनेगा, ये इसमें जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा और ये जो सिंगल है वो डबल हो जाएगा। देखेंगे संरचना यही रह जाएगी। ये हो गया प्राकृतिक रबर। इसमें याद करने वाला ये है कि जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन, ये देखिए आइसोप्रीन, इसमें देखेंगे हम ये 5 कार्बन है जिसमें 2 जगह डबल बॉन्ड है, और यहाँ ये जब इसका बहुलीकरण होता है तो ये जो कोष्टक के बाहर हमने बॉन्ड दिखा रखा है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संरचनाएं आगे से आगे और जुड़ती जाएगी। तो हम यहाँ एक बात और देखेंगे कि जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल हो गया और जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया, और ये बन गया आपका प्राकृतिक
रबर। जब ये प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है तो इसमें एसिटिक अम्ल डालकर एसिटिक अम्ल डालकर इसे कठोर बनाया जाता है। क्या डाल करके? एसिटिक अम्ल डाल करके इसे कठोर बनाया जाता है। अब ये कठोर रबर काम नहीं आता हमारे, इससे कोई प्राकृतिक उत्पाद नहीं बना सकते अपन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वल्कनीकरण करेंगे। वल्कनीकरण का मतलब होता है सल्फर के साथ गर्म करते हैं, सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो ये अप्रत्यास्थ हो जाता है और इसकी तनन सामर्थ्य अधिक हो जाती है। अब ये कोई भी पदार्थ बनाने के उपयोगी है। अब हम लेते हैं संश्लेषित बहुलक। इसकी भी परिभाषा हो जाएगी, वे बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं वे संश्लेषित बहुलक हो गए। इनमें लेते हैं, देखिए, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबर, इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं संश्लेषित रबर। संश्लेषित रेशे, रेशे ले लेते हैं। तो रेशे में पहला पढ़ेंगे नायलॉन 6-6। इसको कई बच्चे 66 बोलते हैं पर इसको 6-6 ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यह एडीपी अम्ल है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। वह हेक्सामेथिलीन डाई एमीन में भी 6 कार्बन होते हैं के संघनन से नायलॉन 6-6 हमें प्राप्त होता है। संघनन का मतलब यहां है जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो यहां जल बनेगा। तो देखते हैं एडीपी अम्ल का फॉर्मूला, CH2 का होल 4, यहां ओइक एसिड और यहां भी ओइक एसिड। अब इसका संघनन करवाते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से, CH2 का होल 6, इधर हो गया NH, H थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि जल बनाने में आसानी रहे। ये लीजिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ इसका एडीपिक अम्ल का OH और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का H लेकर के हम जल निकाल देंगे और इसको ऐसे की ऐसे ही जोड़ देंगे और ये बॉन्ड हम कोष्टक के बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया CH2 का होल 4, ये OH भी इसके साथ मिलकर के जल बनाता है और ये हो जाएगा NH, ये हो गया CH2 का होल 6, ये हो गया NH और ये कोष्टक के बाहर यहाँ N और ये प्लस NH2 हो। एक बार और देखेंगे, ये एडीपिक अम्ल है और ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है।
इन दोनों का जब संघनन करवाया जाता है यानी कि इनको जोड़ा जाता है तो इसमें से जल अलग हो जाएगा और हमें प्राप्त होता है नाइलॉन 66 यानी कि नाइलॉन 66। अब इसके उपयोग देखेंगे। इसके उपयोग है रस्सियां, ब्रश, कपड़े, बियरिंग, ये बनाने की ये काम आता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम संश्लेषित रेशों में टेरिलिन। दूसरे नंबर का है टेरिलिन। इसमें क्या करेंगे कि हम टेरेथेलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन से हमें टेरिलिन प्राप्त होता है। संघनन आ गया तो इसका मतलब हम इसमें से जल को अलग करेंगे। देखते हैं टेरेथिलिक अम्ल का फॉर्मूला, ये बीच में हम बेंजीन रखेंगे और वही ओइक एसिड हो जाएगा। प्लस एथिलीन ग्लाइकोल CH2 और दोनों तरफ OH। संघनन करेंगे तो इसका OH और इसका H लेकर के जल बनाएंगे, इसका भी OH लेकर के और इसका H लेकर के जल बनाएंगे। यहाँ N रख देंगे तो ये हमारे पास संरचना प्राप्त होगी। कोष्टक शुरू और ये बॉन्ड बाहर तक, ये इसे हम ऐसा ही उतार देंगे। ये हो गया आपका टेरिलिन। टेरिलिन को हम डेक्रोन भी बोलते हैं। टेरिलिन को हम डेक्रोन भी बोलते हैं। इसके उपयोग हो जाएंगे नावों की पाल बनाने में, बेल्ट बनाने में, चुंबकीय टेप बनाने में, फिल्म बनाने में, ये इसके उपयोग है। अब हम देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक में सबसे पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन एथीन का बहुलक है। देखते हैं एथीन का बहुलीकरण करते हैं तो पॉलीथीन प्राप्त होता है हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ N ले लेंगे, N यानी नंबर, कितनी भी संख्या में, और इसका बहुलीकरण करते हैं हम तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, इसकी जगह सिंगल हो जाएगा और ये एक बॉन्ड बाहर कोष्टक के बाहर निकल जाएगा। तो देखते हैं वही फॉर्मूला CH2 लेकिन डबल की जगह सिंगल, और ये हो गया आपका पॉलीथीन। कोई भी बहुलक बनाते समय एकलक के पहले पोली लगा दीजिए। जैसे ये एकलक है आपका एथीन, तो इसके आगे पोली लगाया तो ये पोली प्लस एथीन यानी कि पॉलीथीन हो गया। अब इसके उपयोग है थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ देखी होगी आपने, सांचे में ढली वस्तुएं प्लास्टिक की, पाइप, ट्यूब आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट लेते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC इसका फुल नेम हो जाएगा पॉली
विनाइल क्लोराइड। कई बार क्या होता है पीवीसी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो पीवीसी का पूरा नाम हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसका जो एकलक है वो है विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे हो जाएगा Cl, कोष्टक में रख देंगे और पहले N रख देंगे। जब इसका बहुलीकरण करेंगे तो वही डबल का सिंगल हो जाएगा। ये हो गया आपका पीवीसी। ये है विनाइल क्लोराइड, और ये विनाइल के पहले आप पोली लगा देंगे तो ये हो गया पोली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी बन गया। इसके भी उपयोग देखा होगा आपने, पीवीसी के पाइप आते हैं, पाइप बनाने में और भी प्लास्टिक के कई सामान बनाने में, जूतों के सॉल बनाने में आदि। अब हम लेते हैं PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। PAN, इसका भी पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। इसका भी एकलक हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल, वही CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे Cl लगा देंगे और कोष्टक के पहले N रख देंगे, फिर इसका बहुलीकरण करेंगे। इसका नाम है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल, इसका बहुलीकरण हो गया और ये बन गया पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। इसे ऑर्लोन भी बोलते हैं, ऑर्लोन। देखा आपने, PAN का पूरा नाम पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हो गया और इसका एकलक हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। जब बहुलीकरण करते हैं तो हमें प्राप्त होता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसे हम ऑर्लोन भी बोलते हैं। अब इसके उपयोग देखते हैं, तो ऑर्लोन का मतलब है ऊनी वस्त्र बनाने में। ऊनी वस्त्र से याद रखेंगे इसे, स्वेटर बनाने में, ऊनी वस्त्र बनाने में, ऊनी रेसे बनाने में, ताकि और भी अन्य वस्त्र बना सकें। अब हम लेते हैं पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन, इसका एकलक हो जाएगा CH2 वही CH और ये नीचे C6H5। ये बेंजीन है, इस बेंजीन को स्टाइरीन बोलते हैं। इसका बहुलीकरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा CH2 CH, कोष्टक के बाहर तक जाएगा बॉन्ड, C6H5 हो गया और ये N, ये हो गया पॉलीस्टाइरीन। और ये हो जाएगा स्टाइरीन। ये प्लास्टिक कंप्लीट हुआ आपका, और इसके भी उपयोग हो जाते हैं जूतों के तलवे, सॉल बनाने में। अब लेते हैं संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर, इससे पहले हमने बनाया था प्राकृतिक रबर, और ये संश्लेषित है इसलिए मानव के द्वारा बनाया गया। तो देखते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्यूना एस और दूसरा होता है ब्यूना
एन। इसका देखिए ब्यूना से है ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन, इन यानी डबल बॉन्ड, और ये एस से हो गया स्टाइरीन। ब्यूना से हो गया ब्यूटाडाइईन और ये हो गया स्टाइरीन। वैसे Na से सोडियम होता है, वो नीचे पढ़ेंगे अपन। और ये हो गया ब्यूटाडाइईन और N से हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1,3 डाईमेथिल 2,3 ब्यूटाडाइईन CO2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक से उत्प्रेरित होकर संश्लेषित रबर हमें प्राप्त होता है, यानी कि ब्यूना S और ब्यूना N। और इसके भी उपयोग वही हो जाएंगे टायर ट्यूब बनाने में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।